नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दो टूक के तमाम दर्शक जो सालों से हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं उनको यह बात अच्छी तरह से याद होगी कि दो टूक में हम अक्सर जम्मू कश्मीर पर जरूर चर्चा करते रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर के लोग टुकड़े टुकड़े गैंग कश्मीर को भारत से अलग करने की मंशा रखता था, कश्मीर में जिस तरह से पथराव होते थे, आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती थी, कश्मीर पर बयानबाजी होती थी, भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग से लेकर पाकिस्तान में बैठे बयान वीरों के जो तमाम बयान होते थे, उसके कारण कश्मीर का माहौल गर्माता था, देश का माहौल गर्माता था। यूएन में पाकिस्तान जाकर जो है वो कश्मीर का राग अलापता था। ऐसे तमाम मुद्दों पर हम कश्मीर को लेकर के दो टूक अक्सर करते थे। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त 2019 कश्मीर से 370 को हटाने के बाद धीरे धीरे, हालांकि जब 370 हटाया गया तब हमने कश्मीर के सच को लेकर कई कार्यक्रम किए थे, क्योंकि तब कश्मीर में झूठ बोलने का लगातार एक प्रोग्राम चल रहा था। कैसे कश्मीर का को लेकर झूठ परोसा जाए दुनिया भर में, उसको लेकर एक प्रोग्राम चलता था, इसलिए तब हम कश्मीर का सच दिखाते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दो टूक में कश्मीर के विषयों पर चर्चा कम से कम होती गई, इसलिए क्योंकि कश्मीर की तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अब वहां पत्थरबाजी नहीं होती, आतंकवादियों के कैलेंडर जारी नहीं होते, आतंकी घटनाओं में भी कमी आई है। पाकिस्तान अब दुनिया भर में जब रोता गाता है तो कोई पाकिस्तान को सुनता नहीं, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। 370 हटने के बाद यह मैसेज दुनिया को मिल गया है, इसलिए कश्मीर पर अब पाकिस्तान के राग को कोई नहीं सुनता। कश्मीर में चुनाव हुए तब हमने शायद दो टूक किया था, और कश्मीर में चुनाव भी जो हुए, क्या शानदार चुनाव हुए। अब वहां पर एक चुनी हुई सरकार है जो कश्मीर की आवाम ने चुना, कश्मीर की आवाम ने बढ़ चढ़कर वोट किया, और अब चुनी हुई सरकार वहां पर जो है लगातार काम कर रही है। तो इसीलिए धीरे धीरे जैसे जैसे कश्मीर में शांति आती गई, कश्मीर विकास के रास्ते पर बढ़ता गया, कश्मीर में आतंकवादी पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई, तो दो टूक में विवाद का विषय नहीं रहा, तो इसलिए हम कश्मीर पर चर्चा भी कम हो गई। आज बड़े दिनों के बाद दो टूक में हम कश्मीर पर चर्चा कर रहे हैं, और आज चर्चा का विषय कश्मीर का वो भारत का अधूरा एजेंडा है। और वो अधूरा एजेंडा यानी कश्मीर हमारा, सारा का सारा। जम्मू कश्मीर में का जो हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, पीओके, आज बात उस पीओके की होगी, क्योंकि मैंने कहा कश्मीर हमारा, सारा का सारा। और यह मैसेज लगातार यह सरकार दे रही है, और कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर अब सिर्फ एक अनफिनिश्ड एजेंडा बचा है, और वो अनफिनिश्ड एजेंडा है पीओके को भारत में फिर से उसको शामिल करना। आज दो टूक में उसी पर चर्चा होगी। यह चर्चा इसलिए होगी क्योंकि पीओके हमारा है, सारा का सारा है, भारत उसको लेकर रहेगा। यह डंका जो है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन में भी बजा आए हैं। लंदन में दरअसल एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में, और उसमें एक पाकिस्तानी पत्रकार ने, जी हां, पाकिस्तानी पत्रकार ने एस जयशंकर से कश्मीर को लेकर सवाल पूछा, और उस पाकिस्तानी पत्रकार ने कोशिश तो यह करी, चाहा तो यह कि एस जयशंकर कश्मीर का सवाल पूछने पर उनको नर्वस कर दिया जाए। भारत के विदेश मंत्री को कश्मीर पर नर्वस करने के उद्देश्य से, इस मकसद से पाकिस्तान के पत्रकार ने सवाल पूछा। लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने जो दो टूक जवाब दिया, उसके बाद वो पत्रकार ही नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान नर्वस हो गया है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत में बैठे टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य भी नर्वस हो गए हैं। क्या कहा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, क्या दो टूक ठोक के जवाब दिया पाकिस्तानी पत्रकार को, पहले वो सुनिए, सुनाता हूं आपको। Let me make you a little nervous. Kashmiris are up in arms because India is
occupying Kashmir illegally. That's the reason why they are protesting. Well, look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 3 जो काम थे वो हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर से 370 को हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर में विकास का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। और उन्होंने कहा कि तीसरा काम, जम्मू कश्मीर में भारी तादाद में लोगों ने वोट दिया, भारी संख्या में वोट दिया और अब वहां पर जो है चुनी हुई सरकार है। और जो आखिरी काम रह गया है कश्मीर के एजेंडे को फिनिश करने के लिए, पीओके जो पाकिस्तान के अवैध रूप से कब्जे में है, उसको भारत में मिलाना है। कश्मीर समस्या पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। अब इसको लेकर पाकिस्तान तो बौखलाया ही हुआ है, पाकिस्तान की ओर से रिएक्शन तो आ ही रहे हैं, लेकिन भारत में भी इसको लेकर जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको सुननी चाहिए। सुनिए जरा। कहना कुछ है, करना कुछ है, ये तो नहीं समझ पाते कि कर पाएंगे कि नहीं। बट ये तो भारत की एक पुरानी नीति रही है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो गैर कानूनी तरीके से उन्होंने हथियार रखा है, उसको हम चाहते हैं कि वापस हिंदुस्तान में मिले। पीओके भारत का अभिन्न अंग है, विधानसभाओं में भी उसके आरक्षण है। और पीओके एक दुर्घटनावश उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के गलत नीति के कारण हमारे से गया था। उसके कागजात हमारे हैं, दस्तावेज हमारे पास है, वहाँ की जनता भी चाहती है। मुझे लगता है पीओके को पाकिस्तान को आराम से ही भारत को दे देना चाहिए, नहीं तो पीओके अपने आप ही भारत में जुड़ जाएगा। 370 हटने के बाद आतंकवादी गतिविधियां नहीं रुकी, बल्कि उनमें बढ़ोतरी हुई। जहाँ तक सवाल है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का, उस पर कांग्रेस ने हमेशा कहा है वो भारत का कण कण वहाँ का भारत का अविभाज्य हिस्सा है। 11 साल से सरकार बना रखी, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? कौन रोक रहा है? मैं श्री जयशंकर जी के वक्तव्य से 100% सहमत हूँ। पीओके कश्मीर का और भारत का अभिन्न अंग है और उसके बगैर भारत भी अधूरा है और कश्मीर। भैया किसने रोका है उनको लेने से? ले, जब लेना चाहें ले। जम्मू कश्मीर कोई इशू ना पहले था, ना है, ना होगा। अखंड भारत की कल्पना जो है वो सब जग जाहिर हो चुकी है। और अखंड भारत की जब हम कल्पना करते हैं तो पीओके को हम मानते हैं कि वो हमारा हिस्सा था, है, और उसको वापस लेने में मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा समय लगेगा। अगर इतना इजी है जम्मू कश्मीर का इशू हल करना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी बात सच रहे। लेकिन हकीकत यह है कि इतना इजी नहीं है। चलिए, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का मसला है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी हल हो। जो प्रदेश बायकाट के लिए जाना चाहता था, जनता वोट नहीं डालने जाती थी, आज वहाँ जनता, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, बीडीसी का चुनाव हो, डीडीसी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, भारी पिंक कर रही है। बायकाट से भारी पोलिंग तक, टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल तक का सफर मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने किया है। पूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये हमारी प्रतिबद्धता है कि वहाँ की पग पग भूमि, कन कन भूमि हमारी मातृभूमि। तो इस पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो विदेश मंत्री के बयान पर है वो मैंने आपको सुनाई, लेकिन इसका एक पक्ष और है। और वो पक्ष आपको याद दिला दूं कि कुछ समय पहले यूं तो जो तमाम मंत्री हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने तो संसद में ये कहा था कि पूरा कश्मीर हमारा है, उसके लिए जान दे देंगे। तो दूसरी तरफ और भी तमाम मंत्रियों, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने सबने समय समय पर ये संकेत दिए, बयान दिए हैं कि पीओके जो है उसको भारत में लेकर आना है, भारत से मिलाना है। ये सरकार का एजेंडा, ये तो साफ है। अब इस एजेंडे को पूरा करने के लिए कई सारी चीजें हैं जिसको करना पड़ेगा। कैसे आएगा, ये बड़ा सवाल है। अब ये तो
कैसे आएगा इसको लेकर ज़रूर चर्चा होगी। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इन दिनों हम ये देख रहे हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट को देखते हुए उधर जो पाकिस्तान के कब्जे वाला अवैध कश्मीर है वहां पर अब पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। तो मोदी सरकार की जो सबसे बड़ी कामयाबी है जो पीओके के लेकर, वो ये है कि अब पीओके के लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भारत का जो कश्मीर है, भारत के जो जम्मू कश्मीर में लोग तेजी से तरक्की कर रहे हैं, हम लोग क्यों पीछे रह गए। और उसके कारण वहां पर जब अत्याचार होते हैं, वहां पर जो लोग परेशान होते हैं, तो वो भारत के हक में नारे भी लगाते हैं और वहां के कई एक्टिविस्ट तो खुलकर कहते हैं कि हमको भारत से अब मिलना होगा। सुनिए जरा, ऐसी कुछ आवाजें सुनवाता हूं, फिर आज की चर्चा पर आता हूं। मोदी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मेरा बेशक ताल्लुक़ पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर से है और मैं एग्ज़ाइल में बेशक लंदन में रहता हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने आप को भारतीय नागरिक समझा है। और मैं समझता हूँ कि आप भी इस बात से सहमत होंगे कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर के तमाम जो नागरिक हैं वो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट भारतीय शहरी ही हैं। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी लोग, ये बहुत सारे लोग अब खुलकर कहने लगे कि हम तो असल में भारत के नागरिक हैं, हमें भारत से ही मिलना है और वही हमारी तकदीर है। भारत से मिलने की वहाँ आवाज़ें हो रही है और उसको रोकने के लिए जिस तरह से जुल्म पाकिस्तानी सेना वहाँ कर रही है, वो सब चीज़ें अब जो हैं सोशल मीडिया पर लगातार वो वायरल हो रही हैं। इनको लेकर हम चर्चा करेंगे, पर सवाल ये है कि विदेश मंत्री ने जो कहा, जो अनफिनिश्ड एजेंडा है वो फिनिश कैसे होगा, इस पर चर्चा करेंगे। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे जानकारी मिली है 3 मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों मेहमानों का परिचय करवा देता हूँ। रोहन गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता जी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ श्रीनगर से, कश्मीर से कामरान अली मीर जुड़ रहे हैं। कामरान अली मीर अध्यक्ष जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स वेलफेयर फोरम के। मेरे साथ बहुत जल्द एक चौथे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में रोहन गुप्ता जी आपसे करता हूँ। रोहन गुप्ता जी, ये तो सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है, बार बार बयान दिए जा रहे हैं और अब जो है विदेश मंत्री ने भी कह दिया कि भाई उसको पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को हमने मिलाना है, एजेंडा फिनिश। लेकिन सवाल यह है कि ये होगा कैसे? क्या इसके लिए सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी है, कोई रोड मैप है, या फिर इसको सिर्फ एक बयान माना जाए? क्योंकि कई बार ये होता है कि एक सेंटिमेंट है तो इस सेंटिमेंट के लिए जो है इस तरह के बयान दे दिए जाते हैं। देखिए, सिर्फ एक सेंटिमेंट नहीं है अशोक जी। अगर हम 1947 से अभी तक देखें कि जिस प्रकार से 2 मुल्क आजाद हुए, भारत और पाकिस्तान, और आज दोनों मुल्क का जो गैप है, यही हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो देश तरक्की कर रहा है, दोनों में फर्क है। वो लोगों ने एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी करी जिसके कारण वो लोग सिर्फ भारत को देखते रहे, कश्मीर को अपना हिस्सा बना के उसके नाम पे राजनीति करते रहे। वहां जितनी भी सरकारें, आधी तो चुनी उनकी सरकारें नहीं थी, जो वहां पे लश्कर रहा, सब लोग ने सिर्फ कश्मीर का उपयोग किया और कश्मीर का काफी हिस्सा उन्होंने चीन को बेच दिया, चीन की दोस्ती खरीदने के लिए। तो पाकिस्तान पे जो है कश्मीर की जनता, जो पीओके, कभी भरोसा नहीं करेगी। और दूसरी तरफ आप भारत को देखें कि जिस प्रकार से जो जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट है, पूरा जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट है, पर जो पाकिस्तान का हिस्सा अलग करके अभी जो उनके ऑक्यूपेशन में, आज क्या विकास कितने हैं? 370 हटने के बाद पूरी विकास धारा में जम्मू कश्मीर की जनता ढूंढ के, वहां पे रोजगार की बात होती है, वहां पे विकास की बात होती है, प्रोग्रेस की बात होती है। कोई आपको पथराव नहीं दिखता है, कोई हुर्रियत नहीं दिखती है, कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती है, कोई वहां पे आंदोलन नहीं होते। क्यों? क्योंकि जनता ने देखा कि विकास के फल क्या होता है। जो कश्मीर में लोग आने से डरते थे, आज देखिए मैक्सिमम फुटफॉल कश्मीर में हो रहा है। पूरे देश का, विश्व, वर्ल्ड का स्वर्ग कहा जाता है। तो ये जो बदलाव दिख रहा है, आप पीओके सिर्फ भूल जाइए अशोक जी। वहां का सिंध हम बोले, बलूचिस्तान बोले, पंजाब बोले, खैबर बोले, ये 4 प्रांत है पाकिस्तान के, सब जगह से ही आवाज उठ रही है कि हमको तो भारत के साथ जुड़ना है। जो पाकिस्तान ये इम्प्लोजन की बात कर रहे हैं कि खुद के ही वजन से गिर जाना, वो हालत पाकिस्तान का होने वाला है। वहां पे जो सरकार है, देखिए कितना विरोध है, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी। आज चाइना के पैसों पे वो लोग पल रहे हैं। एक दिन आएगा जब जनता देखेगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो सारे पुराने जो लोग हैं वो तो भारत के ही लोग थे पुराने, सब लोग भारत की ओर देख रहे हैं कि कहां भारत जा रहा है और कहां पाकिस्तान की जो सरकार है उनको लेके जा रही है। रोहन जी, जैसा आपने कहा, क्या हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि पाकिस्तान अपने बोझ तले गिरे और उसके बाद जो है
ये हमारे, या फिर हमारी ओर से भी कोई सरकार के पास एक रोड मैप है जिसका मैंने बात करी? अशोक जी, यही रोड मैप होता है ना। कूटनीतिक जो बात होती है, क्या होता है कि आज जो मुल्क हमेशा जिसने गद्दारी की, काफी बार भारत ने प्रयास किया, वाजपेयी जी ने भी प्रयास किया कि शांति हो, पर उन्होंने हमेशा गद्दारी की। आप कारगिल की बात करें या जो भी शिमला एग्रीमेंट की आप बात करें, हर जगह पे पाकिस्तान को जब जब भारत ने मौका दिया, भारत के विश्वास को थोड़ा गद्दारी की। अब उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता, पर कूटनैतिक तरीके से, क्योंकि एक फैक्टर में 10 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। पाकिस्तान के पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। भारत आज तीसरी आर्थिक महासत्ता बनने जा रहा है, हमको जिम्मेदारी से बिहेव करना पड़ेगा। पहले हमारा जो कश्मीर हमारे पास आज है, पहले उसको विकसित करना, वहां की राजनीति को पूरा साफ कर दिया, उसको विकास के पथ पे आके लेके गए। पॉइंट नंबर 2, जो पीओके की हम बात कर रहे हैं, अब वहां पे एक इंप्लोजन हो रहा है। अब जनता को लगेगा कि नहीं, हमको जुड़ना ही है भारत के साथ, तो भारत की सरकार खड़ी है, भारत की जनता उनके साथ में, वो आएगा। और तीसरा, जो इन्होंने हिस्सा भेज दिया है चीन को, वो कूटनीतिक तरीके से चीन को भी ये चीज अब अशोक जी समझ में आ रही है कि भारत के बिना अब नहीं चल सकता है। भारत जो आर्थिक महासत्ता हो रही है, चीन ने भी अपने जो तेवर है काफी नरम कर दिए है। आने वाले दिनों में जब ये सेकंड होगा, तब जो हिस्सा चीन के पास पाकिस्तान ने भेज दिया कश्मीर का, हम उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि हमेशा से मोदी जी और भाजपा का एक रहा है कि किसी भी प्रकार से अखंड जम्मू कश्मीर वो पूरे का पूरा भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, ये देश की सरकार और देश की जनता करेगी। ओके, तहसीन पूनावाला, अखंड भारत होगा, कश्मीर जो है वो पूरा का पूरा होगा, इसको लेकर सरकार तो कृत संकल्प दिखाई देती है। क्या लगता है आपको, सरकार इस दिशा में, सही दिशा में जा रही है? जो कुछ भी आपको अपडेट दिखता है इस पर? थैंक यू अशोक जी, आपकी शो पे मुझे शिरकत करने का मौका मिला। जो भी हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, इस पैनल पे मैं मानता हूँ हम सब एक चीज से पूरी तरह से सहमत थे, इत्तेफाक थे कि पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और जो कुछ भी पाकिस्तान के पास है वो हमें लेना जरूरी है। और मैं जयशंकर जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। इंग्लैंड में उन्होंने अच्छा प्रेस के साथ वार्तालाप किया, अच्छा कॉन्फ्रेंस किया, और मैं इस पर ऑब्जेक्शन देना चाहता हूँ इंग्लैंड की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ जिस तरह से उन पर अटैक हुआ, किसी भी फॉरेन मिनिस्टर और डिप्लोमेट्स पे नहीं होना चाहिए, और जिस तरह से भारत के तिरंगे को फाड़ा गया, तो वो गलत है और यूके को इसका संज्ञान लेना चाहिए, उनके प्राइम मिनिस्टर को। दूसरी बात, सारा मुल्क एक है जम्मू एंड कश्मीर पर, सरकार और विपक्ष। आपको याद होगा जब कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशंस में उठा था दूसरी बार, जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, सलमान खुर्शीद जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जाके भारत का प्रतिनिधित्व किया था और भारत वो केस जीता था। सवाल दो चीज है। एक, मैं इससे बहुत खुश हूं कि पीओके में इस वक्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऑफ कोर्स वो भी चाहते हैं कि भारत के साथ वो जुड़ जाए, लेकिन वो पीओके में प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? वही हुर्रियत कर रहा है जिसको यहाँ पर आप बात नहीं कर रहे। मैं कोई हुर्रियत का तरफदार नहीं हूं, लेकिन वही हुर्रियत कर रहा है। एक ये बात होगी। दूसरी बात, पीओके को जुड़ना चाहिए 100%। रोहन भाई बोल रहे, लेकिन उन्होंने कश्मीर को, चाइना को कुछ हिस्सा दे दिया है। कब दिया है? वो 2014 के बाद। तब हमने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? तब हमने वो पोर्ट को क्यों नहीं रोकने की कोशिश की? हमने उस तक चाइना के साथ हमने डिप्लोमेटिकली बात क्यों नहीं किया? तब हमारी जो इतनी निगोशिएशन चल रहे चाइना के साथ, उस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लिया? वो भारत के एक स्ट्रेटेजिक एरिया में उन्होंने पोर्ट दे दिया, एक पावर प्लांट आ रहा है, उन्होंने वहां पे एक एयर स्ट्रिप बनाया है चाइना ने। ये तो क्रिटिकल है भारत के लिए। ये सब 2014 के बाद हुआ। तो क्या कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी? तीसरी बात के ऊपर आते हैं। आज मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री और भारत की सरकार सक्षम है पीओके लेने के लिए, लेकिन पीओके को अगर एक बार छोड़ दे तो ईस्ट पाकिस्तान, पूर्व ईस्ट पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां पर जो चल रहा है, वहां पर हमारा क्या स्ट्रेटेजी? वहां पर तो इस वक्त वर्तमान में हिंदुओं के साथ कत्लेआम हो रहा है, किस तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है। क्या कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री? क्या है बांग्लादेश पे प्लान बी? एक एनजीओ चला रहा है बांग्लादेश को। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हमें उनसे ऑन सेकंड टायर, थर्ड टायर लेवल बात करनी चाहिए। उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, मैं पाकिस्तान से कोई बातचीत के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन क्योंकि दोनों मुल्कों के पास न्यूक्लियर वेपन्स, एक सेकंड टायर, थर्ड टायर पे कुछ छोटे डिप्लोमेट्स और आर्मी के कमांडर्स वगैरह वो बात करें, क्योंकि मिसाइल्स है दोनों के पास। बांग्लादेश के साथ आप क्यों बात नहीं कर रहे? वहां हिंदुओं पे कत्लेआम आज हो रहा है, उसमें तो कोई राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी का तो दोष नहीं है, वो तो आपका वर्तमान का इश्यू है। वहां पर आपका प्लान भी क्या है? तो मैं वही कह रहा हूं, ठीक है, हमें स्टेटमेंट देना है, हम सब सरकार के साथ है, सरकार ले आए पीओके, हम तो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल है कि जहां हम कर सकते हैं, जो हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, बांग्लादेश वहां आप नहीं कर पा रहे हो, पीओके में हम आगे का क्या है? और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं टीवी पे आके स्ट्रेटेजी बताइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम जो कुछ भी करे कश्मीर के डेवलपमेंट, जो हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर है, उसका पूरा डेवलपमेंट हो। एक लास्ट चीज, आपने इलेक्शंस कराए, मैं साधुवाद देता हूं, स्टेटहुड क्यों रिटर्न नहीं कर रहे?
और स्टेटहुड लॉ एंड ऑर्डर के साथ दोगे कि नहीं दोगे? कि स्टेटहुड में आप लॉ एंड ऑर्डर लेके संविधान में एक नया प्रावधान बनाएंगे? अगर जम्मू एंड कश्मीर इतना ही खुशहाल है, और मैं जानता हूँ, मैं खुद गया जम्मू एंड कश्मीर 370 जाने के बाद, तो आप लॉ एंड ऑर्डर क्यों उनको वापस नहीं दे देते? क्यों आप उनको स्टेटहुड नहीं देते हो? दे दीजिए ना। तो आप स्टेटहुड चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लिए? मैं लेकर वो तो सुनिए, बीजेपी भी चाहता हूँ। नहीं ठीक है, वो आपने कहा, रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कह चुके हैं। पिछले दिनों जब कश्मीर में प्रधानमंत्री गए थे तब भी उन्होंने कहा। लेकिन तहसीन जी, हर चीज का एक समय होता है। 370 को लेकर भी एक समय आया, सरकार ने एक्शन लिया। स्टेटहुड देने का भी, हाँ आ रहा हूं रोहन जी, स्टेटहुड देने का भी समय आएगा, सरकार करेगी। लेकिन मुझे लगता है कश्मीर जैसे मुद्दे पर स्टेटहुड कब दे रहे हैं और ये कब कर रहे हैं, वो कब कर रहे हैं, वो पोक नहीं करना चाहिए। ये ठीक है कि आप सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन मैंने अभी कई बयान आज से सुनवाए जो पोक करने वाले थे। तो मुझे लगता है कि जो लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, कम से कम कश्मीर को लेकर उनको पोक नहीं करना चाहिए। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक ओवरऑल उस गैंग की बात कर रहा हूं जिसको मैं टुकड़े टुकड़े गैंग करता हूं। मैं उसके ऊपर आऊंगा, उस पर बात करूंगा, लेकिन रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, अभी हमारे साथी ने बात की बांग्लादेश की, इन्होंने हिंदुओं की बात की। उनके नेता के मुंह में कितने दिन दही जमा रहा? आपने काफी 3 डिबेट मैंने आपके साथ की अशोक जी, तब तक कांग्रेस के एक नेता ने बांग्लादेशी हिंदू के बारे में कुछ नहीं कहा। जब महाराष्ट्र के परिणाम आए उसके बाद उन्होंने बोलना किया। अरे आप लोग, मोदी जी ने क्लियरली यूनियन गवर्नमेंट को बुला के, एम्बेसडर को बुला के चेतावनी दी कि अगर एक भी हमला हुआ, मात्र हिंदू नहीं सारे माइनॉरिटी के खिलाफ, तो हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद ग्राउंड पे आप एक्शन देख सकते हैं। आपके नेता तो 4 महीने तक चुप रहे, बोलने का अधिकार ही नहीं है बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में। आपको लगा कि नहीं यहाँ पे जमीन सरक रही है, देश में उसका विरोध हो रहा है, तब आपने चुनावी, आपके नुकसान होने के बाद में आपके मुंह से बात निकली। यही तो, इसीलिए तो आपकी कभी विश्वसनीयता नहीं होती। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, जब आपका शासन था वहां पे क्या था? हुर्रियत से लेके, पथराव से लेके सारे ब्लैकमेल कर रहे थे। आज उसको अप्रिशिएट करिए। 370 का आपने हटाने का विरोध किया, और हर कश्मीरी को हर भारतीय होने का अधिकार ये सरकार ने दिया। अभी तक आपने विरोध किया, अब आपके मुंह में दही जम गया। तो ये सब चीजें, ये दोगलापन नहीं चल सकता है। आप एक तरफ बोलते हैं कि हम पाकिस्तान के खिलाफ है, दूसरी तरफ आपके नेता ऐसे बयान होता है जिसको पाकिस्तान कैपिटलाइज कर लेता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि देश बहुत आगे बढ़ चुका है कूटनैतिक तरीके से। आज भारत की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ ये जो पूरे, जो जिस प्रकार से कार्यकाल में मोदी जी के एक दृढ़ता से हमने जवाब दिया है, हार्ड स्टैंड लिया है, वो हुर्रियत हो या जो अलगाववादी नेता हो, उनकी मुंह बंद कर दिया है, तब जाके ये हाल हुआ है। पहला प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दिया है, कश्मीर में शांति बहाल है, कश्मीर विकास की पथ पे आगे बढ़ा है। दूसरा स्टेप है पीओके जो है, ऑटोमेटिक आप देखेंगे कूटनीतिक तरीके से ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा कि पीओके की जनता जो आज चाह रही है भारत के साथ जुड़ने के लिए, उसका मार्ग जो है वो ओपन होगा, वो जुड़ेगी। और तीसरा हिस्सा जो चीन को इन्होंने बेच दिया है, जो हमारे कश्मीर का पार्ट, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। ओके, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं और मैं आपको 1 मिनट रुकिएगा। मुझे लगता है बांग्लादेश पर आपने कहा रिस्पॉन्ड करें, लेकिन मैं बांग्लादेश पर डिटेल में चर्चा करने के लिए तैयार हूं, पर मेरा आज का वक्त जो है बांग्लादेश पे मैं नहीं जाऊंगा। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन मैं कश्मीर पर आऊंगा क्योंकि कश्मीर पर ही आज की चर्चा कश्मीर पर और कश्मीर पर होनी चाहिए। मैं आपको ये भी बता दूं कि मुझे आज जो है, हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ साथ पीडीपी, जो वहाँ की 2 प्रमुख रीजनल पार्टियां हैं, उन दोनों से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना इस वक्त हम नहीं जोड़ना चाहते और उनका जो है सहरी का वक्त होगा, ये सब कह के। लेकिन मुझे नहीं पता इसमें कितना सच है, पर इस मुद्दे पर उनकी बयानबाजी जो है किस किस तरह की, मैंने कुछ आपको सुनवाई, लेकिन इस मुद्दे पर भी उनका रवैया ढुलमुल रहा है। जो कश्मीर की जो लोकल राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनका रवैया ढुलमुल रहा है, उस पर भी चर्चा होनी ज़रूरी। आऊँगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। नई सुबह, नई शुरुआत, डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर
और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात? ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर। कश्मीर हमारा सारा का सारा। जी हाँ, कश्मीर को लेकर के विदेश मंत्री एस जयशंकर लंदन में हैं और जब उनसे एक थिंक टैंक के कार्यक्रम में एक पाकिस्तानी पत्रकार ने विदेश मंत्री को नर्वस करने के उद्देश्य से उन्होंने कश्मीर पर सवाल पूछा, तो विदेश मंत्री ने जो जवाब दिया उससे पूरा का पूरा जो पाकिस्तान है वो नर्वस हो गया, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा, विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 3 हमारे एजेंडे थे जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है, अब सिर्फ PAK को वापस लेना और हमारा पूरा एजेंडा जो कश्मीर को लेकर, कश्मीर क्लियर हो जाएगा और कश्मीर का जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या होगी स्ट्रैटेजी, भारत सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, POK के लेकर क्या होगा, इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ रोहन गुप्ता जुड़े हुए हैं बीजेपी से, कामरान अली मीर अध्यक्ष जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स वेलफेयर फोरम के हैं, तहसीन पूनावाला जुड़े थे, जल्द जुड़ेंगे। लेकिन कामरान अली मीर, आपका रिएक्शन क्या है? पहला, आप कश्मीर की आवाज़ हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, क्योंकि जो कश्मीर में लोग रहते हैं उनके बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे जानकार POK में रहते हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाले परिवार किस तरह से बट गए थे, क्या वहाँ से क्या फीडबैक मिलता है आप लोगों को जब वहाँ के रिश्तेदारों से बात होती है? तो देखिए, जब 1947 में यहाँ पे पार्टीशन हुआ था, जो हमारे जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था जो इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया, तो जो कुछ रिश्तेदार, जो हमारे परिवार के लोग थे वो वहाँ पे रह गए। उनका अभी यही कहना है कि हम वहाँ पे वापस आए। उनका जो हमारा जो कांटेक्ट था वो सारा कट गया। वो चाहते हैं कि हम अपने इस जो हमारी ऑरिजिन जहाँ से हम ऑरिजिनली थे, हम इंडिया के साथ थे, तो हम वहाँ पे वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी इलीगल ऑक्यूपाइड कश्मीर है उनका, पाकिस्तान का वहाँ पे, तो वो चाहते कि हम वापस आए। उनकी जो वहाँ पे जुल्म है आर्मी की तरफ से या कोई डेवलपमेंट नहीं, या यहाँ पे जो पाकिस्तान ने जो हमारे कश्मीर का हिस्सा है वो चाइना को बेच दिया आधा, तो वो चाहते कि हम वापस आए, जो हमारा ऑरिजिन है जहाँ से हम हैं, हम वहाँ पे वापस जाए। हम भी जो यहाँ पे फ्रीडम्स है हम वो इंजॉय करें, यहाँ की फ्रीडम्स। वहाँ पे उनको कोई फ्रीडम नहीं मिलती है, वहाँ पे बिजली नहीं है, वहाँ पे रोड्स नहीं है, वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। जब वो देख रहे हैं कि हमारी इस कश्मीर में यहाँ की डेवलपमेंट देख रहे हैं, यहाँ की फ्रीडम देख रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम भी यहाँ पे वापस आए। और जो आज यहाँ एस जयशंकर ने बयान दिया, तो हम इस बयान का खैर मकदम करते हैं। जो हमारे रिश्तेदार वहाँ पे कम से कम उनको भी एक सहूलियत मिल जाएगी जब हमारा कश्मीर हमें वापस मिल जाएगा। ओके, मेरे साथ शेख हमीर जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता है जम्मू कश्मीर के। शेख हमीर जी, POK को लेने के लिए सरकार तो कृत संकल्प है, सरकार ने तो अपने इरादे बड़े स्पष्ट कर दिए हैं। थोड़ा सा जम्मू कश्मीर से भी मुझे लगता है सपोर्ट में आवाज़ें उठती हैं, तो शायद सरकार के इस इरादे को बल मिले। क्या कहेंगे आप?
जी शुक्रिया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो जयशंकर जी ने जो बयान दिया है, देखिए बयानात तो आते रहते हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, जैसे कि कहा जाता है, एक नैरेटिव चलाया जाता है कि जो कश्मीरी, आए दिन हम देखते रहते हैं कि किस तरीके से कश्मीरी अवाम को जिस तरीके से दिखाया जाता है वैसा नहीं है, कि कश्मीरी पाकिस्तान से मोहब्बत करता है। कश्मीरी पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता है, कश्मीरी कश्मीरी से मोहब्बत करता है। एक हिस्सा जो कश्मीर का है वो उस तरफ है, मैं कहूंगा कि 30-40% तो उस तरफ है, रिश्तेदार यहाँ के जो है कश्मीरियों के उस तरफ है। तो अगर ऐसा एक जो बार बार बयान किए जाते हैं कि पीओके पर कब्जा किया जाएगा, ऐसा कुछ किया जाएगा, मुझे लगता है कि कश्मीर को आखिर पे तो इसको यूनाइट होना ही है, क्योंकि ये दर्द जो है कश्मीरियों में, एक जो अंदर एक दर्द बैठा हुआ है, कभी निकलेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, एक अच्छी पहल हुई थी जब रास्ता खोल दिया गया था, जो उड़ी मुजफ्फराबाद जो रास्ता खोल दिया गया था, उससे एक चीज बहुत अच्छी हुई थी कि कश्मीरियों ने वहां पर जो कश्मीरियों की हालत है, जिन हालात में वहां पर है, जिस तज़्ज़ुब में वहां पर हैं, जिस जुल्म में वो वहां पर हैं, जब लोगों ने, यहाँ की अवाम ने वहां पर उनको देखा तो उनको एहसास हुआ कि हमारे मुल्क में हमारे जो हुकूक हैं किस तरीके से उनका तहफ़्फ़ुज़ होता है। और वहां पे जो पाकिस्तान ने जो कहा जाता है कि इस कश्मीर को बाहर, उनकी जो सियासत है जो है वो जम्मू कश्मीर पे, खासकर कश्मीर पे चलती है कि कश्मीर जो है हमारा, जो है वो कहते हैं कि हमारा अटूट अंग है और कश्मीर को हम लेके रहेंगे। वो जो जितना हिस्सा उनकी तरफ आया है वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, और वहां के अवाम जो है उनसे नाराज है और इस कश्मीर की बात करते हैं। तो कश्मीर को, मुझे लगता है कि ये कश्मीर जो है एक बहुत पहले से एक यूनाइटेड था, और आज कर हम देख रहे हैं कि हमारा एक हिस्सा जो है उस तरफ है। तो बयानात से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना चाहते हैं आप, जो इतने बड़े जो आप खुद को कहते हैं कि हम पूरे दुनिया में जो आप बोलबाला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बयानात से कुछ नहीं होगा। कुछ एक्शन कीजिए, हम भी देखें कि आप इसमें कितने सीरियस हैं। क्या हम भी एक्शन देखें आप चाहते हैं, किस तरह का एक्शन होना चाहिए, आपको क्या लगता है? एक्शन जो है, मैं तो वो बालाकोट वाली एक्शन नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ठोस जो एक्शन वो करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कश्मीर को यूनाइट करना, हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो है, जो कश्मीर है आधा ना रहे, पूरा कश्मीर जो है हिंदुस्तान के साथ रहे। तो आप करिए आप एक एक्शन कीजिए, हम उसको समर्थन करेंगे। हम भी चाहते हैं कि सरकार, देखिए दिक्कत पता क्या होती है, एक तो आपने बालाकोट का जिक्र किया, बालाकोट में क्या हुआ था सबको मालूम है। बालाकोट में जो है भारत ने जो है किस तरह से पाकिस्तान के जो लॉन्च पैड थे उनको कैसे तबाह, आप कह रहे हैं बालाकोट, ठीक है, बालाकोट में एक सिर्फ एक मैसेजिंग थी। जाहिर सी बात है कि पीओके जो है वो उस तरह की मैसेजिंग से नहीं, बड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती की बात है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। नहीं, मैं यहाँ पर एक मिनट आप बोलिएगा, मैं आपको दूसरी चीज में, बालाकोट पे मैं नहीं जाना चाहता, मैं जो बड़ी बात है उस पर आना चाहता हूँ। देखिए होता पता है क्या है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन कश्मीर से मैं क्यों ये बात कर रहा हूं कि कश्मीर से जम्मू का, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक ओवरऑल एक मैसेजिंग बता रहा हूं कि कश्मीर से क्या मैसेजिंग होती है। जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मई 2024 में जब उन्होंने ये कहा था कि भाई इसके लिए हमको कोई सैन्य कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह से जम्मू पीओके में जो जिस तरह से हालात हैं और भारत में जो तरक्की हो रही है उसको देखते हुए वहां के लोग खुद चाहते हैं कि भारत से मिल जाए, और वो दिन आएगा, मिल जाएंगे। उस वक्त फारूक अब्दुल्ला जी ने क्या कहा था, आज तो वो कह रहे हैं कि मिला ने हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस वक्त फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था, फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त जो है पाकिस्तान के एटम बम का जिक्र करा था कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, और यह कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। आप कह रहे हो कि पीओके को मिलाएंगे तो पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, उनके पास भी एटम बम है। मैं ये सवाल उठा रहा हूं, जो लोकल जो लीडर्स हैं जब इस तरह के बयान देते हैं, पाकिस्तान का खौफ दिखाते हैं, पाकिस्तान का डर दिखाते हैं कि पीओके पे अगर भारत कुछ करेगा, तो मुझे लगता है कि उससे दिक्कत है, उससे परेशानी है। यह समझना होगा, इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए कश्मीर से। आपको देखिए, आपको जिन बयानात की बात आप कर रहे हो, पहले तो मुल्क हिंदुस्तान को और उसकी सरकार को, जो सरकार मौजूदा सरकार है, ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप सरकार को और मुल्क की पहचान को जरा अलग करें, पहली बात। दूसरी बात, जब आप फारूक साहब के बयान की बात कर रहे हैं, मैं तो उनका तर्जुमान, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तर्जुमान, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो तर्जुमान यहां पर बैठा नहीं हूं, लेकिन आपको भी इस चीज को समझने की कोशिश करनी है और समझने की जरूरत है कि आए दिन हम देखते हैं कि नेशनल मीडिया पे कश्मीरियों को किस तरीके से जलील किया जाता है।
आए दिन कहा जाता है कि कश्मीरी आतंकवादी है। आए दिन क्या, कभी चाहे इस्लाम की बात हो, मुसलमान की बात हो या कश्मीरियों की बात हो, आए दिन नेशनल मीडिया पे हम अक्सर देखते हैं, रोज शाम को बैठे होते हैं, टीवी स्टूडियो में चल रहा होता है जहां पर कश्मीरियों को जलील किया जाता है। इस्लाम के खिलाफ बात होती है, नमाजों के खिलाफ बात होती है, अजानों के खिलाफ बात होती है, हिजाब के खिलाफ बात होती है। हम भी इस मुल्क के बाशिंदे हैं, हम भी इस मुल्क के सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब चाहे वो कुंभ मेला हो, आप ये इसकी क्या जरूरत है हिंदुइज्म को ग्रेड दिखाने की? इससे वो तो ऑलरेडी ग्रेट है, लेकिन आप इस्लाम को नीचा और मुसलमानों को नीचा दिखाकर आप हिंदुइज्म को ग्रेट क्यों का बना रहे हो? वो ये चीजें जो है, ये रेटोरिक जो चलता है, जिस तरीके से बयानात भारतीय जनता पार्टी के लीडरान की तरफ से आता है, उसकी बात कोई नहीं करता है। जहां तक रही फारूक साहब ने क्या कहा, मैं तो ये कहूंगा, जब आप कश्मीर की बात करते हो, आप पीओके की बात करते हो, तो आप पहले अपने कश्मीर की बात कीजिए। जो कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है, जो हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, तो उसकी बात जब बार बार कहा जाता है कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, मैं कहता हूं यस इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, देयर इज नो डाउट, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट इज इंजर्ड पार्ट ऑफ इंडिया। और जब जिस्म के हिस्से में कभी दर्द जख्मी हो जाता है तो इसका इलाज करना होता है, ना कि आप उसको हमारे पास रियासत नहीं है। आप सुनिए मेरी बात, हमारे रियासत का दर्जा, सुनिए शेख हमीद जी, सुनिए, मैंने आपको बहुत समय दिया, मैं रोक नहीं, आपको और भी समय दूंगा, बहुत दिक्कत है। लेकिन आपने जो कहा ना कि कश्मीरियों को मीडिया में बैठकर करते, सर कश्मीरियों को नहीं कहते, कश्मीरियों को नहीं कहते। हम तो भारत में भी जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, हम तो भारत में बैठे लोगों को, जो लोग दिल्ली में बैठ करके, छोड़ दीजिए कश्मीरी, जो लोग दिल्ली में बैठ करके जेएनयू में नारे लगाते हैं कि कश्मीर को तोड़ना होगा, भारत के टुकड़े करने, हम तो उनको भी गाली देंगे ना, जो भारत को तोड़ने की बात करेगा। लेकिन कश्मीरियों को कोई बुरा भला कहता है, ऐसा तो नहीं है। और ये किसने कह दिया कि हिंदुइज्म को ग्रेट दिखाने के लिए इस्लाम को, क्या इस देश में क्या इस्लाम को, मतलब कुछ लोग कुछ चीजें हुई होंगी, पूरे देश में हुई होंगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में इस तरह का माहौल है। कश्मीरियों को बड़े आपके साथ सुनिए ना, एक मिनट शेख हमीद जी, कामरान अली मीर बैठे हैं, आपने एक लाइन दी, कामरान अली मीर बैठे, और आपकी बात के लिए मैं तहसीन पूनावाला के पास जाता हूं, वो भी तहसीन पूनावाला भी मुस्लिम है ना। क्या तहसीन पूनावाला, आपको लगता है कि क्या मुसलमानों को डिमीन किया जा रहा है? मुसलमानों को जो शेख हमीर कह रहे हैं, क्या मुसलमानों को ऐसा लगता है कि इस देश में? मैं मुसलमानों की बात सिर्फ नहीं करूंगा, कश्मीरियों की बात कर रहे हैं किसी भी मजहब से। आपने कश्मीर को बात करते हुए हिंदू मुस्लिम कर दिया, इसलिए मैंने कहा कि मेरे साथ बाकी लोग भी मुस्लिम बैठे नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए ना, अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर की बात करिए। हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं, आप इस चीज को तस्लीम कीजिए दैट कश्मीर वाज द ओनली स्टेट इन इंडिया व्हिच वाज ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। नहीं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? नहीं हुई नहीं, इसका मतलब क्या है कि अगर कश्मीर जो है पूरा का पूरा मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी कि लोग कश्मीर को, कौन कश्मीर को गाली देता है? एक मिनट दीजिए, उसका मतलब आपको समझाता हूं, 1 मिनट में समझाता हूं। उसका मतलब यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर अब रियासत नहीं रही। उसका मतलब यह है कि लद्दाख हमसे छीना गया। उसका मतलब यह है कि हमारे पास यूटी है। उसका मतलब यह है कि 10-15 साल बाद हमारे पास यहां पे चुनाव हुए, हाथ जोड़ के भीख मांग कर यहाँ पर चुनाव कराए गए, और जब सरकार हमारे पास, उस सरकार को ताकत नहीं दी जा रही। कामरान अली मीर जी, आप तो कांग्रेस के नेता है ना, आप तो कांग्रेस की तरफ से है ना, कांग्रेस के नेता हैं आप कांग्रेस के लिए राजनीति करते हैं ना। क्या हश्र बना रखा था आप लोगों ने कश्मीर? क्या वो सब याद दिलाना पड़ेगा क्या? याद दिलाइए, क्या बना? नहीं, याद क्यों नहीं दिलाना पड़ेगा? आज याद दिलाना पड़ेगा ना क्या? और आप फिर से कह रहा हूं कश्मीर के मसले पर ये मत कहिए कि कश्मीर में हिंदू मुस्लिम है। कश्मीर में अगर जो कुछ कश्मीर में ठीक है, कश्मीर की मैक्सिमम आबादी, सुनिए मेरी बात, कश्मीर की मैक्सिमम आबादी अगर मुस्लिम है तो इसका मतलब नहीं, कश्मीर में जो प्रॉब्लम थी वो इसलिए थी क्योंकि कश्मीर में पाकिस्तान का इंटरफेरेंस था, कश्मीर में टेररिज्म था, कश्मीर में आप पत्थरबाज थे, इसलिए सब इसको हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं। और आप क्योंकि कर रहे हैं, इसलिए मुझे 1 मिनट रुकिए, आप क्योंकि कर रहे हैं इसलिए मैं कामरान अली मीर के पास भी जाऊंगा, तहसीन पूनावाला के पास भी जाऊंगा, क्योंकि आप जिस तरह से हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं मुझे लगता है इन दोनों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तहसीन पूनावाला, उसके बाद कामरान। मैं रोहन गुप्ता जी आ रहा हूं, 1 मिनट। तहसीन जी, अशोक जी, हम डिबेट से थोड़ा सा हम भटक गए। हिंदू मुसलमान का मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, ये मामला है नहीं। मुझे लगता है कि किसी भी विश्व के किसी भी मुल्क में मुसलमान जितना सुरक्षित भारत में है और जितना भारत में प्रगति करता है वो शायद और कहीं नहीं करता। मैं इसका एक बहुत सिंपल टेस्ट देता हूँ आपके दर्शकों को। मान लीजिए हाइपोथेटिकली पाकिस्तान सीए जैसा एक कानून निकालता है, हाइपोथेटिकली, और कहते हैं जो भी मुसलमान पीड़ित है भारत के अंदर वो पाकिस्तान आ जाए। क्या एक मुसलमान जाएगा? एक बहुत सिंपल टेस्ट है। यस, कोई नहीं जाएगा हिंदुस्तान से। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हिंदुस्तान से आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी मुसलमान ने कहा कि मैं हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाऊंगा।
किसी ने नहीं कहा। और ये सबसे बड़ा इम्तिहान है कि भारत, एक मिनट मैं जरा लेकिन वही अगर सीए में डाल दे कि मुसलमान का प्रावधान हो पाकिस्तान से, आधे वापस यहाँ आ जाएंगे, वहां पछता रहे। और जितने मेरे दोस्त पाकिस्तान में सारे पछता रहे, कौन से मुल्क में फंस गए। कामरान अली मीर, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, जो आमिर भाई ने बोला कि यहाँ पे ये स्टेट हमसे छीनी गई, यहाँ पे यूटी बनाई गई, या यहाँ पे जो आर्टिकल एब्रोगेट किया गया, ये इसलिए नहीं हुआ कि यह मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था, यहाँ पे टेररिज्म था, यहाँ पे सेपरेटिज्म का ये जो राज चल रहा था, यहाँ पे लोग जो परेशान हुए थे इस दिन दहाड़े कत्ले आम से, या यहाँ पे जो ये रोज़ रोज़ जो ये स्ट्राइक्स होती थी, इससे लोग परेशान हो गए थे। और जब सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की सोचा, तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी, इसके बगैर नहीं होता था। यहाँ पे अगर यहाँ पे यूटी नहीं बनाई गई होती, यहाँ पे आर्टिकल एब्रोगेट नहीं किया होता, यहाँ के जो सियासतदान थे उनको बंद नहीं किया होता, मुझे नहीं लगता कि कई बार बीमारी जब लाइलाज हो जाती है ना, तो डॉक्टर कड़वी गोली भी देते हैं और इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो वो कड़वी गोली और इंजेक्शन जो है वो दिया गया, जिसका आज जो है नतीजे देख रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं रोहन गुप्ता के पास भी जाना है, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आ रहा हूँ रोहन गुप्ता जी इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, आ रहा हूँ इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। देश के आयकर दाता हैं देश के हीरो, जो समय से अपना अग्रिम कर का भुगतान करके देश का आर्थिक स्तंभ बनाते हैं मजबूत। आयकर दाता ध्यान दें, अग्रिम कर की चौथी किस्त या कुल देय अग्रिम कर के 100% भुगतान की देय तिथि 15 मार्च 2025 है। कंपनियां, वेतनभोगी कर्मचारी और अन्य व्यक्ति एवं संस्थाएं जिनका TDS TCS की कटौती के बाद कर देयता 10,000 या अधिक है, उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। कृपया निर्धारित तिथि से पूर्व अपनी अग्रिम कर का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट MDH, जिस जगह लिखते हैं। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कि सारा कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है, क्योंकि कश्मीर को लेकर के एक सवाल पूछा गया था विदेश मंत्री से लंदन में, और विदेश मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 3 हमारे एजेंडे थे, हमने कंप्लीट कर लिया, और चौथी जो समस्या है वो PAK को भारत में मिलाना है, और उसको मिलाते ही कश्मीर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन गुप्ता जी रिस्पॉन्ड करना चाहते थे। शेख हमीर जी ने कुछ इशू उठाए कश्मीर को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर के, तो रोहन गुप्ता जी रिस्पॉन्ड करें। देखिए अशोक जी, यही आपत्ति थी। आज कश्मीर जो आज शांत है, या कश्मीर जो आगे बढ़ा, उसका रीजन क्या है? अभी तक जितनी भी हुकूमतें थी वहां पे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी कांग्रेस के समय में, हर जगह पे हिंदू मुसलमान का इशू भारत पाकिस्तान के इशू के ऊपर ओवर पावर करता था। कहीं ना कहीं वो एक पॉलिटिक्स होती थी, कहीं ना कहीं मुसलमान के नाम पे आप पॉलिटिक्स करते थे, और उसका जो खामियाजा है कश्मीर की जनता को भुगतना पड़ा। पर जब 370 जब से हटाया गया, और जब कश्मीर की आवाम को लगा कि हमारे लिए इससे हमको फायदा हुआ है, जिस प्रकार से वहां से टूरिज्म होना, ये हिंदू मुसल का मसला खत्म हो गया, तो देश की बात है ना। आज पाकिस्तान का मुस्लिम भी चाहेगा कि भारत के साथ जुड़े, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। हर आदमी विकास चाहता है एट द एंड ऑफ द डे। आप किसी भी धर्म हो, किसी भी जाति हो, अगर आपका विकास नहीं होता है, अगर आपको सहूलियत नहीं मिलती है, आप आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आप जिस देश में है वो भले इस्लामिक कंट्री, पर वहां पे लोग खुश नहीं होंगे। और यही मैंने आपको कहा स्टार्टिंग में कि आप कोई भी हो, मैं सिर्फ POK की बात नहीं कर रहा हूं, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर, हर जगह पे आप देखिए कि वहां पे विरोध के स्वर जो उठ रहे हैं, क्योंकि वहां के जो जितने भी हुक्मरान हैं, उन्होंने सिर्फ इस मुद्दे का इमोशनल यूज किया, कश्मीर के मुद्दे का, उसको सुलझाना नहीं था। अगर सुलझना होता तो वाजपेयी जी के टाइम पे एक माहौल भी बनता, सुलझ गया होता। उनको मालूम है अगर ये इशू जलता रहेगा तो हमारी जो विफलताएं हैं शासन की, उस विफलताओं को ढकने के लिए हम कश्मीर के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट बटोरते रहेंगे और हमारी सत्ता की रोटियां सेकते रहेंगे। पर अब जनता समझ
मच चुकी है वहां पे, क्योंकि भारत को देख रही है, हर रोज देख रही है कि भारत कैसे आगे बढ़ रहा है। जीडीपी की बात करें, आर्थिक ग्रोथ की बात करें, हर तरीके से भारत जब आगे बढ़ रहा है तो पाकिस्तान की आवाम को भी लग रहा है, वहां के लोगों को, कि हम पीछे छूट गए, क्योंकि हमारे जो हुक्मरान थे उन्होंने हमको गुमराह किया, गलत राजनीति का शिकार हुए। और इसीलिए जो अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, मैंने कहा इम्प्लोड, एक एटमोस्फियर भारत की सरकार ने क्रिएट किया कि जब कंपैरिजन होता है आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं। इट इज नॉट अ डिबेटेबल इशू। मैं एक चीज यहां पर शेख साहब कहना चाहूंगा, ये कश्मीर के बॉलर है मोहम्मद शमी, भारत के बॉलर हैं, कश्मीर के मूल के हैं, भारत के बॉलर है, भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, और जब वो विकेट लेते हैं ना तो पूरा भारत उनके साथ उनके लिए तालियां बजाता है। लेकिन आज मोहम्मद शमी को किसने ट्रोल किया? क्या किसी हिंदू ने उनको ट्रोल किया? उनको आज एक मौलाना ने ट्रोल किया, और यह कहकर ट्रोल किया कि वो रमजान में जो है वो एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं। तो ये जो मुसलमान हिंदू जो है ना, इसे नहीं करना चाहिए। मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वाले मौलाना है जो उनको ऊपर ट्रोल कर रहे हैं, बाकी लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शमी को। मेरी बात सुनिए, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि किसी मौलाना ने, या मौलाना कोई है ही नहीं, बात अलग है। मैंने पहले ही कहा, शायद आपने मेरी बात को समझा नहीं। मैंने कहा कि आप एक मुल्क की जो पहचान है, जैसे अभी क्यों नहीं कहा कि पाकिस्तान भेजने की बात हो रही है, अभी तहसीन भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी कि क्या पाकिस्तान अगर ये कहेंगे कि जो प्रताड़ित है वो वहां पर आ जाए तो कोई नहीं जाएगा। हम पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर ही क्यों रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि जब भी यहां कोई आवाज बात करता है तो उसको कहा जाता है कि पाकिस्तान भेजिए। तो हमारे मुल्क की ये पहचान नहीं है, हमारी मुल्क की ये रियलिटी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बार बार जो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जा रही है कि जब भी हम कोई बात करते हैं, अगर मुसलमान कोई बात करता है, जब कश्मीर की, मैंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, मैंने कहा कि मुल्क की पहचान को ठेस पहुंचाई जा रही है। आपने कहा कि कश्मीर उस तरफ है, तो मैं तो चाहता हूं कि ये कश्मीर एक हो जाए। मैं तो चाहता हूं सरकार इस पर कुछ करे। अगर आप जब कहते हैं आप कश्मीर में हालात ठीक हो गए हैं, टेररिज्म जो आतंकवाद है किसी हद तक, तो मुझे बताइए 1990 के दशक में यहां पर क्या हुआ? एक डर का माहौल था, और उस डर के माहौल में हम जैसे लोग, हम वो लोग नहीं है कि जो मैं उम्मून कहता हूं कि पेड नेशनलिस्ट, मैं पेड नेशनलिस्ट नहीं हूं। मेरे परिवार पर जो है 17 बार अटैक हुए हैं, आतंकवादियों के हुए हैं। तो हमने उस डर के माहौल में जिंदगी गुजारी है, लेकिन पीछे नहीं हटे। हिंदुस्तान का नाम जो तब भी बुलंद रहा, परचम यहां पर लहराता रहा, और उस परचम की तहफ्फुज के लिए हमने कुर्बानियां यहां पर दी है। लेकिन आज जो हम ये एक माहौल देख रहे हैं, जब हालात ठीक हो गए, साजगार हो गए, आतंकवाद को जो है यहाँ पर पूरा दबा लिया गया, मैं उस पर मुबारकबाद पेश करता हूं भारतीय जनता पार्टी को। बहुत अच्छे, मैं कामयाबी उन्होंने हासिल की। लेकिन उसके आगे क्या? उसके आगे एक मौका था मौजूदा सरकार के पास। शेख हमीर जी देखिए, हर चीज के लिए ना एक प्रतीक्षा, इंतजार, एक समय होता है। प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा था कि स्टेटहुड भी देंगे। अभी स्टेटहुड की बात चल रही थी, प्रधानमंत्री जब कश्मीर गए उन्होंने खुद कहा स्टेट, लेकिन हर चीज के लिए प्रतीक्षा करनी होती है। सरकार ने अगर वहां पर पहले से बेहतर, आप 90 के दशक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। मैं भी युवा पत्रकार, 90 के दशक में मैंने वहां पे कश्मीर में रिपोर्टिंग करी, कितना खतरनाक होता था वहां रिपोर्टिंग करना। और अभी जो भारत जो जिसके ऊपर ठप्पा लग जाता था कि वो जो है भारत के पक्ष में बोल रहा, उसके लिए कितना मुश्किल होता था कश्मीर में। आज वो सब चीजें बदल गई हैं। तो चीजें बदली हैं तो ये उम्मीद करनी चाहिए और भी चीजें बेहतर होंगी, उसके लिए इंतजार करना चाहिए। रोहन गुप्ता रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। देखिए, अभी भी वापस भी उन्होंने कहा, मैंने कहा कि कश्मीर की हम जब बात करते हैं तब फर्क साफ है। और जैसे आपने कहा कि नहीं, अब मैं मुबारकबाद है सरकार का, ये एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है जो इतने साल नहीं हुआ, 70 साल तक, 10 साल में अगर ये मसला सुलझाए, क्योंकि सरकार की नीति साफ थी कि सुलझाना था, राजनीति नहीं करनी थी। 60 साल राजनीति हुई, कश्मीर की जनता के साथ खेला गया। आज नीति साफ है कि कश्मीर को देश के विकास का लाभ मिलना चाहिए, और इसीलिए जनता ने भरोसा किया। जिनके हाथ में पत्थर थे उन्होंने वोट डाले। आज चुनी हुई सरकार है, भले वहां पे भाजपा जीत के नहीं आई, पर जो भी सरकार है लोकतांत्रिक तरीके से चुन के सरकार है, और वो सरकार भी चाहती है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके सवाल पूछना चाहता हूं। मैं टोकना नहीं चाहता, मैं आपको टोक नहीं रहा हूं। बोलिए जल्दी से। हाँ बोलिए। मेरा मकसद ये है कि जब आप कह रहे हैं कि वोट पड़ा, यहां पर जो है हालात साजगार हो गए, जब मैं कहता हूं इसके आगे अगर बेहतर जो इनके लहजे और इनके जो बयानात में जो इनके स्टेटमेंट बार बार जिससे हम जलील होते, कश्मीरी को लगता है वो जलील हुए, तो वोट कहां गया? वोट तो उनको कश्मीर में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, ये सवाल है मेरा। अरे वापस मैं आपको यही कह रहा हूं, देखिए राजनीति, देश के अंदर की राजनीति एक अलग मुद्दे पे होती है,
वहां पे चुनी हुई सरकार, ये केंद्र सरकार की जीत है। कश्मीर सिर्फ एक राज्य नहीं है, एक अंतरराष्ट्रीय जो इशू था आज उसको, और इसीलिए आज जीत के बाद में जिस प्रकार से जो सरकार चुन के आई है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, आज वो सरकार ने हमेशा से कहा कि हम केंद्र सरकार के साथ में चलेंगे। देखिए आंतरिक कोई भी हो, चुनाव कुछ भी होता हो, पर आप जो अंतरराष्ट्रीय नीति है उसकी ये जीत है और उसको सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। नंबर 1 ये 370 की जीत है। नंबर 2 कश्मीर की जनता के हौसलों की जीत है। नंबर 3 और भारत की कूटनीति की जीत है। नंबर 4 और आने वाले दिनों में आपको कह के जा रहा हूं कि पीओके में जो हालात हो रहे हैं वहां पे, वहां की जनता जिस प्रकार से भारत की ओर आने के लिए आज उत्साहित हो रही है, उसका फल आप बहुत जल्दी देखेंगे। और चारों अगर वापस बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर, सारे प्रांत के मुल्क के लोग भारत की ओर नजर देख रहे हैं। जिस दिन पाकिस्तान इम्प्लोड हुआ वो सीधे ही भारत की तरफ रुख करेंगे और जो अखंड भारत का हमारा सपना था वो पूरा करने की हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज मैं बताऊं, मैं जल्दी से एक चीज, शेख हमीद जी ने अभी क्या कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यही बदलाव है, इस बदलाव को समझना चाहिए। पहले चाहे क्रिकेट हो, चाहे कूटनीति हो, चाहे कश्मीर हो, हर चीज में भारत और पाकिस्तान का कंपैरिजन लोग करते थे। मैं तो यूनाइटेड नेशन में गया तो वहां पर जब कभी यूनाइटेड नेशन में जब वहां पे महासभा होती थी, भारत क्यों कश्मीर पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का, आज भारत का जिक्र जहां होता है वहां पाकिस्तान कहीं नहीं खड़ा होता। यह एक बड़ा परिवर्तन है, इसको समझना चाहिए। तहसीन जी आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, जल्दी से आपके पास आ रहा हूं इस छोटे से ब्रेक के बाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। वही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिनसे कहा लिखते हैं। चलिए 2 टूक आप देख रहे हैं तहसीन पूनावाला। देखिए बदलाव तो हुआ है और अब बदलाव हुआ है तो मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए, और भी अच्छी खबर आएगी। देर सवेर थोड़ा वक्त लग सकता है, कुछ सरकार की स्ट्रैटेजी होगी। जैसे 370 हटाने के लिए सरकार ने कोई स्ट्रैटेजी बताई नहीं थी, तो पीओके भी कैसे आएगा, उसकी स्ट्रैटेजी सरकार पब्लिकली टीवी पे नहीं बताएगी, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए। जी तो मैं उसके साथ वर्तमान सरकार के साथ पूरी तरह से हूँ। पीओके भी भारत का अटूट हिस्सा है, पूरा का पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा। सरकार अगर ले आती वो हिस्सा तो सरकार को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। 2 चीज मैं आमिर भाई के एक स्टेटमेंट से फिर भी इत्तेफाक रखता हूँ कि स्टेटहुड देना चाहिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा वो स्टेटहुड देना चाहिए। और दूसरी चीज मैं चाहता हूँ कि इस पर हम हिंदू मुसलमान ना करें, और जो मौलाना साहब है जिन्होंने मोहम्मद शमी के खिलाफ फतवा दिया, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ऐसे मौलानाओं की कोई जरूरत नहीं, फतवा देने का उनको कोई अधिकार नहीं। फतवा आप खुद के लिए पूछ सकते हो कि आपके ओपिनियन क्या है, क्या तहसीन ये कर सकता है, या मोहम्मद शमी खुद के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरे के को फतवा देने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे मौलानाओं से मुसलमानों को बचना चाहिए और ऐसे मौलानाओं का बॉयकॉट करना चाहिए। ये एक सीरियल ऑफेंडर मौलाना है जो बार बार इस तरह की चीजें करता है, और मैं जेन्युइन भी कह रहा हूँ इस तरह के मौलाना से दूर होना चाहिए समाज को। और एक चीज और, रोजा मैंने भी रखा हुआ है, मैं श्रावण भी रखता, मैं श्रावण में भी फास्ट करता हूँ, नवरात्र के भी फास्ट रखता हूँ, तो शिवरात्रि में भी मैं फास्ट रखता हूँ। तो अब रमजान का रखा हो, तो रमजान का जो समय इफ्तारी का 6:45 बजे का था, तो ये कैसे 9 बजे नहीं आ सके मुझे नहीं समझ में आया। इफ्तारी का 9 बजे का समय नहीं था, आप जो 6:45 का समय था। वो इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन शायद जो है उन पर, इसीलिए मैंने कहा कि वहां से आवाजें नहीं आती जिन आवाजों की उम्मीद कर रहे हैं। शेख हमीद साहब जुड़े, शुक्रिया उनका कि उन्होंने कम से कम एक बात अपनी रखी। लेकिन वहां के, हाँ, लेकिन वहां के एनसी और पीडीपी वाले तो ऐसे मुद्दों पर ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं नहीं जानता क्या वजह हो सकती है। लेकिन बहुत संक्षेप में रोहन गुप्ता, अल्टीमेटली देखिए पूरा देश साथ खड़ा है, लेकिन एक्ट तो सरकार को करना पड़ेगा। क्योंकि ये ठीक है कि राजनीतिक, आपने कहा घरेलू राजनीति में कई बार इस तरह की बयानबाजी हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली सब पूरा देश चाहता है कि जो है पीओके भारत का हिस्सा बने, जल्द से जल्द बने। बिल्कुल अशोक जी, हम पूरा देश चाहता है, सरकार उसी दिशा में है। और जैसे मैंने कहा कि उसका पहला स्टेप क्या था कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में एक शांति बहाल हो, लोगों का विश्वास हो, लोकतंत्र से जुड़े और विकास की दौड़ में आगे बढ़े, वो काम हो गया।
आज कंपैरिजन शुरू हो गया, पीओके में आज अलग थलग पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में हो गया, कोई उनके साथ नहीं खड़ा है। और मैंने कहा कि हम सिर्फ पीओके से क्यों संतुष्ट है, हमारा तो अखंड भारत है ना। आज पूरे पाकिस्तान में जो उनके हुक्मरान ने हाल किया है, हमको तो पूरे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आप सिर्फ पीओके से क्यों संतुष्ट हो रहे? ये दिल मांगे मोर, आप पीओके पे मत करिए, इतना इन्होंने हमको परेशान किया। हम तो चाहते हैं कि हमारे जो भाई बहन पाकिस्तान में बैठे उनको भी भारत की विकास नीति का लाभ मिले। सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, हम देखना चाहेंगे जीते जी अखंड भारत को और पूरे देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। दो हाथ आगे निकल गए और वो कह रहे हैं कि सारा कश्मीर हमारा नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान हमारा है, अखंड भारत बनाएंगे। तो चलिए ये भी, और ये बात सही है। आज मैं अंत में सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं कि एक समय था जब 370 हटेगी, इसको असंभव माना जाता था कि 370 तो हट ही नहीं सकती, लेकिन वो असंभव संभव हो गया एक टाइम था। तो इसलिए आज अगर जिनको लगता है कि असंभव असंभव नहीं है, वो भी संभव होगा। अतिशयोक्ति नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अखंड भारत भी देर सवेर जो है हो सकता है, संभव नहीं है। और एक बात और अंत में कश्मीर को लेकर के देखिए, कश्मीर में एक समय में ऐसा था, हम क्यों ये बदलाव की बात करें, एक समय में तो कश्मीर में लगते थे नारे आज़ादी के, हमें चाहिए आज़ादी, भारत से आज़ादी, लेकिन अब कश्मीर में नहीं, अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आज़ादी के नारे लगते हैं। उनको पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए और वो भारत में मिलना चाहते हैं। देर सवेर ये होगा, इंशाअल्लाह ज़रूर होगा, उस दिन का हम इंतज़ार करेंगे। और सब लोगों की शुभकामनाएं इसके लिए है। जो विदेश मंत्री ने कहा वो सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि सरकार का एक संकल्प है। उम्मीद करेंगे उसको लेकर क्या कुछ होता है, डेवलपमेंट ज़रूर उस पर नज़र आएगी। लेकिन आज के लिए इतना ही, 2 टूक में इजाज़त दीजिए। नमस्कार।